वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है, लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम लेखक परिचय करेंगे, उसके बाद पाठ का परिचय करेंगे और फिर पाठ को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। मनोहर श्याम जोशी, जन्म सन 1935 कुमाऊं। जन्म सन 1935 कुमाऊं में हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, दीनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए पटकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत मरने तक स्वतंत्र लेखन किया। प्रमुख रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरकुलिस की हैरानी, हमजाद, कयाप, कहानी संग्रह, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टैटा, प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का यारो क्या कहना, व्यंग्य संग्रह है। बातों बातों में, 21वीं सदी, साक्षात्कार लेख संग्रह इनका। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, संस्मरण संग्रह है। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टेलीविज़न धारावाहिक थे इनके। कयाप के लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। निधन सन 2006 दिल्ली में। सिल्वर वेडिंग, पाठ का परिचय देखो। एक लंबी कहानी मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती सी पर है नहीं। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में प्रायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यह हमारा पाठ सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, उस कहानी का परिचय था। अब हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ शुरू करते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी का लिखा हुआ पाठ है, ये कहानी है सिल्वर वेडिंग। ये तस्वीर दिखाई गई है आपकी पुस्तक में। वेलकम का देखो ये पोस्टर भी चिपकाया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंथ ने, तो यशोधर पंथ किस पद पर हैं? सेक्शन ऑफिसर ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। मातहत होते हैं नीचे काम करने वाले,
जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे, किसंदा का पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे, से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एडी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, एज यूजुअल, बड़े बाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हल है, वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसंदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू यह तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठट्ठा कर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किसंदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। 6 फरवरी 1947, 6 फरवरी 1947 को शादी हुई, ये जवाब दिया यशोधर बाबू ने। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया है। तो सिल्वर वेडिंग, शादी के 25 साल पूरे होने पर यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किसंदा से सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, कस्टम का मतलब रिवाज, उस पर इंस्टिट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके।
सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, कुछ भी ना हो। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं, गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है, परंपरा अपनाई है। यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं, तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, वर पति देखे जा रहे हैं उसकी शादी के लिए, वर तलाशे जा रहे हैं, लेकिन वो सभी को अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की
से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जस्ती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मौड बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले इस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभिता हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, समर्पित कर दी होती कम्युनिटी समुदाय के लिए। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बालजती किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया। वहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किसंदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गद्दा 25 में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए जवानी में, युवावस्था में, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात शरारत की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं कर रखा। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गद्दा 25 के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, तंजिया व्यंग्यात्मक भाषा में। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सहनाथ होना
गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीएफ फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा, असीक का आशीर्वाद का फूल, और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां पर एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किसंदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किसंदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट, वन प्रदेश की जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो न मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।